ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे लाइव आ जाइए, देन आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को क्या करवा रहा था, तो आपको आने वाले सीटेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस आपको मैं करवा रहा था, जिसमें आपका वीक में एक डाउट सेशन होता है। क्या होता है? वीक में एक डाउट सेशन होता है, जिसमें आप आकर अपने डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर किसी भी प्रकार के किसी भी बच्चे कोई भी डाउट नहीं होता है तो डायरेक्टली हम क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर आपका डाउट सेशन जो होता है वो 7 बजे होता है, तो आप अभी कैसे आ गए जो अभी संस्कृत की डाउट सेशन का क्लास है। तो यार कुछ अभी आप सही बच्चों को बताओ, गवर्नमेंट छुट्टियां चल रही हैं, तो जिस वजह से जो टीचर है वो कुछ बिजी है और कुछ आ रहे हैं, कुछ अपने हॉलिडेज एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ टीचर नहीं ले पा रहे हैं आपकी क्लासेस, आपके लाइव क्लासेस जो डाउट सेशन होता है। बाकी प्रॉपर्ली क्लासेस चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं आपको आज पहले आ गया ताकि आपको दोनों चीज इंफॉर्मेशन दे सकूं कि जो संस्कृत वाली डाउट सेशन क्लास है वो नहीं हो पाएगी, उसकी जगह पर हम अपना ईवीएस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सही बच्चों को पता चल गया क्यों नहीं हो पाएगी और क्या दिक्कत है। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने सेशन के ऊपर, डाउट सेशन के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आइए, देन आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। जो बच्चे गुड इवनिंग कर रहे हैं फटाफट आइए, देन आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है कि नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट दोस्तों तेजी से। चलिए 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 चलिए, अब मुझे बताइए किसी प्रकार का कोई डाउट है आपका अब तक जो भी आपको पढ़ाया गया है ईवीएस के अंतर्गत। बस ये मत पूछेगा सर एनसीईआरटी जो ईवीएस चल रही है वो कब तक फिनिश हो जाएगी, ये मत पूछेगा एक क्वेश्चन छोड़कर, क्योंकि एनसीईआरटी ईवीएस जो चल रही है ना ऑलमोस्ट ये लगाइए आने वाले 4 से 5 लेक्चरों में फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम देन पेडागोजी शुरू करेंगे। आप सही बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है, मुझे पता है, वो मैंने आपको बोलने से पहले मैंने बता दिया। 4 से 5 लेक्चर बचे हैं, देन ईवीएस पेडागोजी शुरू कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आप कैसे हो? थैंक यू बबीता जी पूछने के लिए, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, और कोई डाउट है इसके अलावा फटाफट बताइए। कोई बात नहीं डियर, संस्कृत क्लासेस काफी लंबी होती है तो मैं बता दूंगा टीचर को, अभी क्लासेस थोड़ी शॉर्ट कर देंगे। ठीक, इंद्रजीत कह रहा है सीटेट का फॉर्म कब भरा जाएगा। ये सीबीएसई के अलावा किसी को नहीं पता कि कब भरा जाएगा, हर कोई प्रेडिक्शन करने में लगा हुआ है। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि दिसंबर में भरा जाएगा, क्योंकि सीटेट साहब बोल रहा है दिसंबर को लेकर। ठीक है, बाकी जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। हिंदी की क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, नहीं यार ऐसा नहीं बोल सकते, मैं खुद चेक करता हूं हिंदी क्लास की पीडीएफ आपको मिल रही है। अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा या नहीं दिखाई दे रही या नहीं मिल पा रहा आपको खोजने में, तो आप बताइए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, नो सर नो डाउट। चलिए, तो डाउट नहीं है तो अपने प्रीवियस ईयर लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन बोला गया है आपका कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना। क्या बोल रखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव इट नेक्स्ट बैक एंड फ्रंट विद अ जॉइंट, यानी कि झटके से ऐसे कौन सी पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सभी के सही बच्चे कह रहे हैं मैना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चे ने लगाया बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। मैना एक ऐसी पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को काफी झटके से आगे पीछे घुमाती है अपने शिकारियों से बचने के लिए। बाकी जो उल्लू होता है ना, ये अपनी गर्दन को काफी हद तक रोटेट कर लेता है, कहा जाता है तो 270 डिग्री के आसपास ये अपनी गर्दन को पीछे रोटेट कर सकता है, लगभग लगभग पूरा अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। ठीक है, तो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे कौन घुमा सकता है? उल्लू। झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है? मैना। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग तरीके हैं, जैसा पूछा जाएगा उस तरीके से आप आंसर देंगे। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला विवरण दिया है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से की बनी होती है या की होती है में रहते हैं। ओके, दूसरा, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ओके, तीसरा, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बने जाते हैं या बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। आगे बोला है इनमें से या इनमें सही कथन है। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बताइए। पहला बोल रखा है इसने कि इन राजस्थान द विलेजर्स या फिर विलेजेस लिव इन मड हाउसेस विद रूफ ऑफ थॉर्नी प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के जो लोग होते हैं गांव में रहने वाले, वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। आप सही बच्चों को पता है, इनकी जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की मोटी-मोटी दीवारें होती हैं। कैसी होती हैं? मिट्टी की मोटी-मोटी दीवारें होती हैं और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं ताकि कोई भी प्रकार का जो जानवर है, जो शिकारी जानवर है, वो इन पर हमला ना करे। ठीक है, इन चीजों से बचने के लिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही था। अगला है मनाली हिमाचल प्रदेश में जो घर होते हैं वो बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं दोस्तों, कहां बनाए जाते हैं बांसों के खंभों पर? तो बनाए जाते हैं असम। आगे, लेक में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, निचली वाली मंजिल में किसी प्रकार की कोई खिड़की नहीं होती है, जिस वजह से ठंडक में यानी कि ठंड के दिनों में वो ठंड से बचने में मदद करता है। तो ए और सी इसका सही आंसर था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड सी, जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर थर्ड, वो सभी के सही बच्चों ने सही आंसर लगाया ए एंड सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। पहला है, आगे ऑप्शन भी है क्या? हाँ जी, आगे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से सही कथन है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें चुनना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ओके, अगला, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियों को झाड़ियों को खा लेता है। ओके, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, यानी कि झुंड का नेतृत्व करती है। तो इस हिसाब से 4 ऑप्शन देखने को मिले, ए बी और सी, बी सी एंड डी, सी डी एंड ए बी एंड डी। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सर आज मैथ क्लास भी नहीं होगी क्या? रानी जी, तो आपकी जो मैथ क्लास है वो दोपहर में 12 बजे होती है, आपने देखी नहीं? मैथ क्लास होती है दोपहर में 12 बजे होती है, जिस दिन डाउट सेशन होता है ना आपका, वो दोपहर में 12 बजे होता है डाउट सेशन। ठीक है,
चलिए बच्चे कह रहे हैं सी होगा, सी डी और ए, यानी कि बी गलत है, बाकी सारे सही है। देखिए पहला आपका क्वेश्चन था कि बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हाथी का भले ही अत्यधिक वजन हो लेकिन सोते ही बहुत कम है, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, सही था। अगला, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों या झाड़ियों को खा लेता है। नहीं दोस्तों, 1 क्विंटल या फिर 100 केजी होता है। 1 क्विंटल या 100 केजी होता है, ना कि आपका 200 केजी। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अगला सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो कीचड़ और पानी वगैरह में खेलते हैं क्योंकि इनके शरीर को पसीना नहीं आता है, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए कुछ तो करना होगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो सभी फैसले लेती है। बिल्कुल दोस्तों, जो हाथियों का झुंड होता है ना, उसमें जो बुजुर्ग हथनी होती है वो सभी के सभी फैसले लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे ने डी लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। तो इस हिसाब से ए, सी और डी भी गलत था, यानी कि ए, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चे ने क्या लगाया? बिल्कुल सही आंसर लगाया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल, हाँ जी, 100 केजी पत्ते खाते हो। अगला क्वेश्चन आगे बोल रखा है कि भारत में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो स्थानांतरित खेती जिसे आप झूम खेती, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हो, वो कहां किया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पर किया जाता है? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का रिवाज है? कौन सा बच्चा बताएगा? चलिए सभी के सभी बच्चे कह रहे हैं उत्तरी पश्चिमी इलाके में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ये कह रहे हो? अरे यार, आप लोग सभी के सभी बच्चे समझो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित खेती, एक जगह पर खेती करने के बाद कुछ समय के लिए उस जगह को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि झूम खेती। कहां की जाती है? मिजोरम में। और मिजोरम वाला भाग कौन सा? आप सही बच्चों को बताइए, हमारा भारत है। ये हमारा पूर्वी भारत है क्या? एक तरीके से पूर्वी भारत ना होगा, नॉर्थ ईस्ट है ये हमारा, नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा पता है भारत को यहाँ से बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है और यहाँ से एक बीचों बीच रेखा, तो यहाँ पर ये वाला भाग नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पर अधिकतर ये खेती करने को देखने को मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट का है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने लगाया नॉर्थ ईस्ट वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगा। अधिकतर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है वो यहाँ किया जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, यानी कि फर्स्ट लगाया, वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैस है? तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस या गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या उपयुक्त सभी? कौन कौन सा बच्चा बताएगा कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। 24 गया भाई, 25 आ गया, 25 का बताओ। सर सभी पलटी मार रहे हैं, बिल्कुल भाई सब पलटी मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। चलिए देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस आप सही बच्चों को पता है कि पौधों को अलग अलग वातावरण बनाने के लिए गैस मतलब ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाता है। तो उसमें गैसेस होती हैं अलग अलग। तो देखो, जल वाष्प यानी कि जो बूंदे होती है बारिश के पानी का भाप जो बनता है, वो भी एक तरीके ग्रीन हाउस गैस के अंदर डालता है। और आप सही बच्चों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में इस मान के चलिए मीथेन भी। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी, जिस बच्चे ने लगाया उपयुक्त सभी, वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। जिस बच्चे ने लगाया डी, वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो आप सही बच्चों को पता है जो हमारा ये वाला भाग है, ये जो हमारा भारत है, यहाँ पर माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। तो यहाँ वाला जो भाग है यहाँ पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? फटाफट बताइए। जल्दी बताओ दोस्तों। चलिए, तो जिस बच्चे ने लगाया इसका ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठंडे रेगिस्तान कौन सा इलाका होता है? तो लेह लद्दाख वाला इलाका होता है। ये जो होते हैं हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी बादल वगैरह आते हैं इसके बाहर ज्यादा कटरा कर इधर से लौट मारते हैं, इसलिए यहाँ पर मानसून का कोई प्रभाव देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चे ने लगाया ये वृक्ष छाया में, ये बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। तो बी इज द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? क्या बोला गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? तो दोस्तों ये आपका, आप सभी बच्चों को पता है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो जल के साथ मिलकर एक अम्लीय बनाता है और उस अम्लीय के कारण जो संगमरमर है वो पत्थर पीला हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है, यूपी टेट में हो गया हो, सी टेट में हो गया, कोई सा भी हो गया, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ये मुझे आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको कौन कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर बताता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? जल्दी से बताइए। गोलकुंडा किले के ऊपर सबसे ज्यादा जो राज करा था वो करा था कुतुब शाही सुल्तानों ने, ठीक है। तो उनके द्वारा जो राज किया था वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? लगभग 1200 ईस्वी के आसपास करवाया गया था, क्योंकि जो किला था ये मिट्टी का बना हुआ था। तो किसने बनवाया था? चोल राजवंशों ने, चालुक्य राजवंशों ने, काकतीय राजवंशों ने या पल्लव राजवंशों ने? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट। चलिए सभी बच्चों ने 27 का आंसर देने लग रहे हैं। बी 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 बी, बहुत बढ़िया। 28 पे आ जाइए फटाफट। फटाफट आ जाइए 28 पे। 28 का सभी के सभी बच्चे कह रहे हैं सी। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो निर्माण किया था ना काकतीय राजवंश ने, किसी एक राजा ने नहीं, इनका जो वंश था उन्होंने मिलकर करवाया था। तो काकतीय राजवंश यानी काकतीय डायनेस्टी जो थी उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर सी, उन सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? आप सही बच्चों को बताओगे आदिश और सादिश राशि साइंस के अंतर्गत का टॉपिक है।
कहाँ का? साइंस के अंतर्गत का एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है आदिश राशि और सदिश राशि। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? आदिश राशि है। तो जल्दी से बताइए मुझे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मुझे बच्चा बताएगा? फटाफट बताइए तेजी नाल। निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि है? जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से फटाफट। चलिए सभी के सही बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, 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 मास द्रव्यमान। आप सही बच्चों को पता है कि मास जैसे कि अलग-अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, अलग-अलग उसका क्या देखने को मिलता है? द्रव्यमान देखने को मिलता है। उसी को ही क्या कहा जाता है? आदिश राशि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है? हां जी, ए इज द राइट आंसर। साइंस का एक टॉपिक है, टेंशन ना लो, अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। अगला है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर कोई मेरा यहाँ पर टॉर्च मारेगा पीठ पर, तो पीछे से रोशनी निकल जाएगी? नहीं भाई, मैं ट्रांसपेरेंट थोड़ी हूँ। मैं क्या हूँ? ट्रांसलूसेंट भी नहीं हूँ कि थोड़ी बहुत रोशनी निकल जाए। तो मैं क्या हूँ? जैसे कि दरवाजे पे मारोगे, अपने ऊपर मारोगे तो रोशनी नहीं निकलेगी। तो रोशनी ना निकले, दीवार पे मारूंगा मैं टॉर्च, तो दीवार से रोशनी बाहर थोड़ी निकल जाएगी। कांच पे मारूंगा तो निकल जाएगी। तो इस प्रकार की चीजों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखो इन दोनों चीज का तो मैंने अभी नाम ले लिया था, ये दो तो होंगे नहीं। बचे आपके दो ऑप्शन, वही आपको बताना है। आप सही बच्चों को पता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव जो होते हैं, अलग-अलग कांचों के अलग-अलग लेंसों के नाम दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस बच्चे ने लगाया बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। कोई भी ऐसी चीज ऑब्जेक्टिव मतलब कहने का मतलब है उसकी चीजें रोशनी आर-पार नहीं जाती। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, उन सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है? चलिए ओके, ये था दोस्तों आज का अपना क्या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो अब आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आइए बात करेंगे कुछ देर। आप सही बच्चों के बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। पूछिए क्या पूछना है आप लोगों को, जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, काफी अच्छे हैं यार। बारह बजे हुआ था दोपहर में डियर, 12 बजे के आसपास आप देख लीजिए, लाइव सेशन वहां पर होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं मिला, 35, 37, 40 और 41। तो लाल बाबू जी, आप जब ज्योग्राफी की क्लास हो रही थी, मतलब आपकी सोलह की क्लास हो रही थी, आप उनको बता देते हो, डलवा देते आपकी क्लासेस। चलिए वही मुझे बता दी, मैं डलवा दूंगा। ठीक है सर? 25 नंबर के क्वेश्चन में डाउट है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? क्या डाउट है डियर बताइए, क्या डाउट है इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताओ। पूछा गया क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ये आपसे पूछा गया था। तो ग्रीन हाउस गैस आप सही बच्चों को पता होगा, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया। तो जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन में दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 10 क्वेश्चन सही होने के बाद भी डाउट? अरे डाउट कहने का मतलब ये नहीं है केवल पढ़ने वाला ही डाउट। ठीक है, गूगल कर लो। क्या गूगल करना है डियर? डियर ईवीएस 36 क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है, आप देखिए मैं डलवा दिया। आपने हिंदी वाली क्लास में बोला था, मैंने उसी टाइम में डलवा दिया। आप एक बार चेक कर लो, मिल जाएगा। ठीक है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर को सबको कार्बन पता है। अरे भाई कार्बन भी है, मीथेन भी है, जल वाष्प भी है, तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, इसलिए ऑल आएगा इसका आंसर। और कोई दिक्कत? सर बुक में ए दिया हुआ है और आप डी बोल रहे हो। डियर उसने पूछा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ये तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैस है। वहां पर आपके क्वेश्चन के बुक में दिया होगा कि सबसे ज्यादा कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है हमारे वातावरण में। ठीक है? अब यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे नाइट्रोजन, अरे वो बात अलग है, उसको छोड़ो। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कौन सा आपने बताया। तो क्या है? शिवानी चौधरी। ठीक है, तो शिवानी जी आपको यहाँ पर डी मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो सही है। ठीक है, आपके बुक में गलत दिया हुआ है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। सर मैथ की 42वीं क्लास का पीडीएफ दोबारा डलवा दीजिएगा। ठीक है, डलवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे सर? तो मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट करवा दिए जाएंगे, आपकी टेंशन ना लो। कोर्स एक बार फिनिश हो जाए, थोड़ा सा बचा हुआ है, देन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर? ईवीएस की लाइव कितने बजे करेंगे आप? तो डियर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पर दोनों पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो टेलीग्राम पर बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं वो रात के 9 बजे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। और यूट्यूब कम्युनिटी में जो बच्चे के मैसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं दोपहर में 4, शाम को 4 बजे। अब देखते हैं जिसमें जिसका ज्यादा वोट होगा उस हिसाब से क्लास में लाइव कर दूंगा उस समय। ठीक, और कोई डाउट किसी बच्चे का? बुक में बहुत गलत है। हाँ जी डियर, बुक में काफी जगह काफी चीजें गलत दी हुई होती है। ठीक है, चलिए और कोई डाउट नहीं तो क्लास को ही फिनिश करें दोस्तों आज। कोई और डाउट नहीं तो क्लास को फिनिश करें फिर। चलिए फिर कोई डाउट नहीं है दोस्तों तो आज ओके बच्चे कह रहे सर रात 9 बजे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई, जितनी चीजें समझाई गई, वो सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को